देखिए, अब मैंने कहा कि आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास जो सॉल्यूशन 1 है ये प्योर पानी है। ये क्या है? प्योर वाटर है। तो आप जानते हैं प्योर वाटर बर्फ पे कितने डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रीज होता है? आंसर आप बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, T0F लिख दिया आपने, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर है। उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है जिससे वो क्या बन चुका है? वो बर्फ बन चुका है। ठीक है, अब ये पानी बर्फ बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैंने इसी बर्फ के अंदर क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया नमक, और मैंने इसको जमाने की कोशिश करी क्योंकि ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। इसके टेम्परेचर को मैंने नाम दिया TF, और TF यहाँ पे क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मैथ्स के हिसाब से, इन दोनों में से बड़ा कौन? T0F बड़ा है या TF बड़ा है? T0F। T0F। वेरी गुड, क्योंकि T0F तो 0 डिग्री सेल्सियस है और TF हमारा -5 या -6 या -7 कुछ भी हो सकता है। सही है। मुझे निकालना क्या है मैथ्स के हिसाब से? यहाँ पे मुझे निकालना डिप्रेशन। और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कमी। और कमी कैसे निकालते हैं? सेम वही कहानी मैथमेटिक्स के हिसाब से, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो आपने क्या किया? T0F में से किसे माइनस कर दिया? TF को माइनस कर दिया। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ गई? T0F माइनस TF। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ गया? चलिए बोलिए, अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि इस कहानी के अंदर भी है तो टेम्परेचर, और इस कहानी में टेम्परेचर का बदलने का कारण कौन है? आप बताइए कौन था कारण? सॉल्ट। सॉल्ट अगर कारण है तो क्या करेंगे? क्या सर, रिपीट करना एक बार? मैंने कहा डेल्टा TF की जब बात कर रहे हैं तो कारण कौन है? सॉल्ट। बिल्कुल सही। सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एम आई राइट? यस सर। और जब नीचे की बात करूं, डिनोमिनेटर की बात करें, तो नीचे क्या आना चाहिए? वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए। बताओ क्यों? The temperature with difference. Volume changes too according to temperature. बात समझ आ रही है? क्योंकि नीचे अगर वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम आते क्या दिक्कत आने वाली है? टेम्परेचर के बदलने से वॉल्यूम में बदलाव आ जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। हाँ या ना? Yes sir. ओके। इसके बाद आता है आप लोगों का डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल, यानी बेसिकली सॉल्यूट, अपॉन नीचे आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और इसी बात को हम लोग टोटल राउंड ऑफ कर दें तो ये टर्म क्या कहलाती है आपकी? इसी टर्म को आप लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल m। और स्मॉल m क्या होती है आपकी? मोलैलिटी। स्मॉल m इज मोलैलिटी। तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टर्म KF। और इस KF को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ऊपर कहा था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए, मोलर डिप्रेशन समझ आ गया? ठीक है। अब इस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के साथ साथ अभी एक प्रॉपर्टी इसने समझाई, निश्चल ने पूछी थी, बल्कि बताया था बेसिकली, कि आज अगर मैं नमक डाल रहा हूं पानी के अंदर और उसे जमाने की कोशिश कर रहा हूं तो हमें ये समझ आ गया कि जो बर्फ जम रही थी वो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं जमेगी। तो निश्चल ने कहा तो इसका मतलब अगर हम नमक जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ जमी हुई है उस पर नमक डालें तो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि वो बर्फ पिघलने लग जाएगी, और वो बर्फ पिघलेगी। इसीलिए ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है। कैसे? जिन कंट्रीज में, जिन स्टेट्स में बर्फ पड़ती है वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं?
कि बर्फ पड़ने से पहले सलाइन वाटर का छिड़काव कर देती है सड़कों पे। बताओ सलाइन वाटर के छिड़काव से बेनिफिट क्या होगा? अब बर्फ जल्दी जल्दी पिघलेगी और बर्फ जमेगी नहीं रोड पे। और अगर बर्फ सड़क पर जमेगी नहीं, क्योंकि बर्फ तो लगातार गिर रही है और एक के ऊपर एक बर्फ के अगर क्रिस्टल्स गिरेंगे तो डेंस एक के ऊपर एक गिरने से प्रेशराइज होंगे और वो सॉलिडिफाई होंगे। लेकिन नमक गिरने से बेनिफिट क्या हो गया कि नमक के पानी का स्प्रे होने की वजह से वो जो सड़क है उसके ऊपर जो बर्फ है वो आसानी से जम नहीं रही है, और बल्कि वो उसको आप आराम से एक शावर लेके फावड़ा लेकर उसको आप साफ कर सकते हैं। इसीलिए सड़क साफ करना आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर इस्तेमाल किया जाता है नमक वाले पानी का स्प्रे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी फ्रीज। क्या बोलते हैं उसको? एंटी फ्रीज। एम आई क्लियर? एंटी फ्रीज वाली कहानी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। एक और एप्लीकेशन जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप लोग सभी कफ सिरप पीते हैं, है ना? कफ सिरप या जितने भी खांसी वाली जो दवाइयां होती हैं, उस या कफ वाली जो दवाइयां होती हैं, इसके अंदर अल्कोहल जरूर होता है, चाहे कम परसेंटेज में हो लेकिन होता जरूर है। बताओ क्या कारण है? अल्कोहल क्यों पिलाया जा रहा है? छोटे बच्चे को भी अल्कोहल दिया जा रहा है, बड़ों को भी अल्कोहल दिया जा रहा है, क्या कारण है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। खुद सोचो, अल्कोहल कफ सिरप में क्यों दिया जा रहा है? कफ क्या है बेसिकली? कफ एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जो हमारी बॉडी में जम रहा है। क्यों बेटा? वो हमारी बॉडी में, Yes, हमारे sir. गले में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम गया है। तो हम क्या करें, कुछ ऐसा पी ले, ऐसा पिलाया जाए दवाई के फॉर्म में जो उस सब्सटेंस के जमने को लोअर डाउन कर दे। आया ना? Yes, sir. अगर मैंने कफ सिरप पी लिया और कफ में क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कफ जम रहा है उसके जमने के टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है, और हमारी बॉडी के अंदर तो इतना टेम्परेचर ठंडा है नहीं। तो क्या होता है कि जो वो जमा हुआ है वो साथ में बह जाता है, वो पिघल जाता है और आदमी को आसानी से नींद आ जाती है, साउंड स्लीप कर पाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग जब नाक ब्लॉक हो जाती है तो आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, ऑट्रेविन इस्तेमाल करते हैं, है ना, नेविजन इस्तेमाल करते हैं। ये सारे क्या है, स्प्रे करते क्या है? इन्हें लगाते ही आपको तुरंत रिलीफ क्यों मिलता है? अब बताओ सोच के, बेसिकली ये क्या होते हैं? अल्कोहल होता है। हाँ, अल्कोहल होता है इनमें। अल्कोहल के साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने कभी नोटिस किया हो, जिनकी जो अभी बिल्कुल इन्फेंट्स हैं, जो पैदा ही हुए हैं अभी, उनका तो वैसे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक और हार्ट और लंग्स पूरी तरह बने नहीं होते, तो उनको तो सांस लेने में दिक्कत होती है ऐसे बहुत ज्यादा। तो क्या होता है उनका, मैंने उस दिन पढ़ा और देखा, ये पता चला कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी जो नोज में डालने वाले जो स्प्रे होते हैं, नेजल स्प्रे जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सलाइन वाटर से बने होते हैं, नमकीन पानी से बने होते हैं। अब बताओ नमकीन पानी बच्चे की नाक में क्यों डाला जा रहा है? अब बताओ रीजन। ताकि वो उसमें कुछ म्यूकस जमे नहीं उसमें। वेरी गुड। जो म्यूकस लाइनिंग वहां पर जम गई थी, अब वो म्यूकस लाइनिंग वहां पर जमे नहीं, और अगर म्यूकस लाइनिंग नहीं जमेगी तो वो बच्चा आसानी से सो पाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? कंसेप्ट समझ आ गए सभी को एंटी फ्रीज का? हाँ या ना? Yes, sir. एक और एप्लीकेशन होती है यूजेस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल गाड़ी के फ्यूल में डाल दिया जाता है ताकि गाड़ी का फ्यूल आपका जम ना जाए, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल ही जम गया तो गाड़ी चलेगी क्या? गाड़ी खराब हो जाएगी। इसीलिए गाड़ी के फ्यूल को ना जमने के लिए उसमें क्या डाल दिया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, विच इज अगेन एक्टिंग एज एंटी फ्रीज। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एंटी फ्रीज? एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस वो सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी सॉल्यूशन या जिनको डालने पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? लोअर डाउन हो जाता है। बढ़ जाता लोअर डाउन नीचे आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ आ रहे हो आप? -5, -6, -7। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे देखो ना, अगर मान लो एक जगह पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आदमी को जुकाम हुआ है और उसने जो है कफ सिरप पी लिया, और कफ सिरप जब वो पी के बैठ गया, ऑब्वियस सी बात है, तो जो चेस्ट में म्यूकस था वो तो मेल्ट डाउन हो गया। अब उसको जमने के लिए कितना चाहिए टेम्परेचर? -6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहां तो टेम्परेचर ही कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस आदमी की चेस्ट में वो म्यूकस लाइनिंग जमेगी नहीं। एम आई क्लियर टू ऑल? है। यस सर। कंसेप्ट समझ आ गया सभी बच्चों को? हाँ या तो ना? फिर वो
सो फिर वो जो आपने कुल्फी एग्जांपल उससे कैसे रिलेट हुआ इससे कौन सी ड्रॉप से कुल्फी लाइक ऑट्रेविन इसको वहां पर कैसे ऑट्रेविन बेटे तो कुल्फी वाले केस में कुल्फी वाले केस में। अब कुल्फी वाले केस में तो मुझे जमाना है, कुल्फी वाले केस में तो मुझे जमाना है, उस मिक्सचर Yes, को sir. जमाना है। जमाने के लिए मैं उसके आसपास का टेम्परेचर क्या करता हूँ, बाहर का चारों तरफ वाला नमक और बर्फ का घोल लगा के जमाया होता है। यानी कि जो उसका सांचा है ना बेटे, जो अंदर का, अगर मैं तुझे उसका शेप दिखाऊं तो अंदर उसकी जो कोटिंग हुई हुई है वो उस बर्फ से हुई हुई है, जो बर्फ आपके नमक और पानी के घोल से बनी हुई है। समझ गई? ये जो कंटेनर है ना अंदर पूरा का पूरा, इसके अंदर वो बर्फ प्रेजेंट है जो आपकी -7 -8 डिग्री सेल्सियस पे जमी हुई है। तो अब तू इस सांचे में बेटा जैसे ही वो घोल डालेगी तो उसे बाहर कितना टेम्परेचर मिलने वाला है? 0 से कम 0 से कम। तो जल्दी जमेगी या बाद में जमेगी? जल्दी। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा अगर ये कहानी क्लियर हो गई। एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग इसकी लेबलिंग मुझे बता पाओगे। ठीक है, देखिएगा मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। सही है। मैंने लिखा एक सब्सटेंस ए, मैंने लिखा एक सब्सटेंस बी और मैंने लिखा ये सी है। सही है। आप मुझे बताइए ये मैं क्या क्या लिख के बैठा हुआ हूं। ये टेम्परेचर है केल्विन में। सही है। बताइए ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये मान लो इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिखता हूं, तो बताओ विच वन इज ग्रेटर, 1 और 2? 1 सर 1 1 ज्यादा है ना? तो इन दोनों में से 1 किसका है, बी का या सी का? B बी का। बी। बताओ जो ऊपर पढ़ा अपने फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से, बताओ बी किसका होना चाहिए? मैं ले रहा हूँ पानी, मैं ले रहा हूँ पानी और एक ले रहा हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, नमक प्लस पानी, सॉल्ट प्लस वाटर। आप बताओ कौन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके फ्रीजिंग पॉइंट को? वाटर सर वाटर कितने लोगों को वाटर समझ आ गया? कितने लोगों को वाटर समझ आ गया? अरे ऑब्वियस सी बात है, ये टेम्परेचर ज्यादा है ना, ज्यादा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। सही है। और ये वाला टेम्परेचर कम रह गया, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये जो ए पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, क्योंकि पीछे रह गया। और ये पीछे रह गया तो ऑब्वियस सी बात है ये टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें नमक प्लस पानी है, नमक प्लस वाटर, इसको जमाया जा रहा है, तो ये टेम्परेचर कम होना चाहिए, ये टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। बताओ ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? और ये ए है या सी है? ये वाला पॉइंट ए, तो सॉरी, ये वाला पॉइंट सी था, मैंने ए लिख दिया इसको, ये सी था। सी जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटे, अब मुझे बताओ ये जो मैंने बनाया प्लॉट जो बनाया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? जल्दी बोलो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, हाँ या ना? यस सर। मेरी बात समझ आ रही है, ये डेल्टा टीएफ है हाँ या ना? तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, दिस इज व्हाट टीएफ, दिस इज व्हाट टी नॉट एफ। कितने लोगों को पूरी स्टोरी क्लियर हो गई? एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा चलो, इससे तुम ट्राई करो, तुम समझाने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें क्या गिवन थी और कहाँ गिवन थी और क्यों गिवन थी। मैं कोशिश करो, जहां अटकोगी मैं हेल्प करूंगा। सर मैंने ये पॉइंट लिया बी पॉइंट, ठीक है, जो कि ग्राफ के अंदर देखें तो टेम्परेचर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने लिया एक पॉइंट ये वाला, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका पॉइंट 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक टेम्परेचर। तो पहले बताओ मुझे, आउट ऑफ 1 and 2 विच वन इज ग्रेटर टेम्परेचर, इनमें से बड़ा कौन है? 1 बड़ा है। तो अब मुझे बताओ, हम लोग फ्रीजिंग की बात कर रहे थे, फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पर होती है, 0 पे होती है या नहीं होती? यस सर। अगर फ्रीजिंग 0 पे होती है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ये फर्स्ट और सेकंड में से 0 डिग्री सेल्सियस कौन सा है? फर्स्ट। बात समझ आ रही है?
Yes. और अगर हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में क्या आ गया, सॉल्यूशन नमक भी आ गया, और नमक आ गया तो क्या होने वाला है, जल्दी बोलो। So नमक की the vapor concentration pressure कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो हो जाएगा। जाएगा। तो जो सेकंड ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, So solution. मेरी बात समझ आ रही है बेटे? Yes, sir. ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, इस पर्टिकुलर डायग्राम से। ये क्या शो कर रहा है, डेल्टा टी। क्लियर है? अगर ये ग्राफ समझ आ गया तो इससे अगला वाला ग्राफ तो आपको तुरंत समझ आ गया। दीपांशु ये बात समझ आ गई? दीपांशु, ध्रुव, कृष, सर इसमें एक बार वो जो आपने आखिरी पॉइंट बताया वो वापस बता देना। मैंने ये बताया बेटे, टी एफ यानी कि टी नॉट एफ और टी एफ के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा टी एफ। ये डेल्टा टी एफ निकाल लिया, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग को हेल्प करना है। मैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करूंगा सेम ग्राफ से। ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये लिखा, ये ए बना दिया और ये आपका बी बना दिया। ये बी का टेम्परेचर, ये ए का टेम्परेचर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस आ रहा है। आप मुझे बताइए ए क्या है। अगर वाटर लिया मैंने एक जगह और एक जगह सॉल्यूशन लिया मैंने, और सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, वाटर प्लस सॉल्ट। तो आप मुझे बताइए, वाटर को तो हम वाटर कौन है इसमें से और सॉल्यूशन कौन है इसमें से, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात थी। चलिए बोलिए, बॉइलिंग पॉइंट किसका और क्यों? इनमें से ये हो गया आपका 1 और ये 2। बताओ 1 किसका है और 2 किसका है, जल्दी बोलो। 1 किसका और 2 किसका? सर 1 है सॉल्यूशन का और 2 है प्योर बहुत वाटर का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 है सॉल्यूशन का और 2 है आपके प्योर सॉल्वेंट यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का। और होना भी चाहिए, बताओ क्यों, क्यों होना चाहिए? अरे क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि पानी में क्या मिल गया था, नमक मिल गया था, और नमक और पानी वाले नमक। घुल का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, नमक और पानी वाले ज्यादा। घुल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीबी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टी नॉट को, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर डेल्टा टीबी। इसको अगर ए को मैं कहूं तो ए इज सिंपली योर सॉल्वेंट एंड बी इज योर सॉल्यूशन। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू ऑल? yes, sir. यहाँ पे ये था, सी यहाँ पे सॉल्वेंट था और बी यहाँ पर सॉल्यूशन। ये स्टोरी सबको समझ आ गई अच्छे से? दिस इज ऑल अबाउट ऑल द 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हमारा रह गया लास्ट प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसको मिस मत कीजिएगा।